साइबर क्राइम अलर्ट। दुनिया भर में साइबर क्राइम एंड फ्रॉड का दहशत बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ती नई एंड एडवांस टेक्नोलॉजी स्कैम, साइबर क्राइम एंड फ्रॉड जैसे शब्दों में एक नई जान डालती है। पहले के समय में किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए ओटीपी, पिन या फिर किसी लिंक की ज़रूरत होती थी और फिर वो किसी के साथ फ्रॉड कर पाते थे। किसी के लिंक पर क्लिक करवाना पड़ता था। लेकिन आज के समय में नो ओटीपी, नो पासवर्ड, नो पिन, यानी कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। ये अवेयरनेस वीडियो आप अपने नज़दीकी लोगों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। ये एक रियल घटना है और मैं इसे आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये घटना किसी और की नहीं है, मेरे साथ घटी घटना है। और मैं इस दुनिया में अकेला इंसान नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके साथ प्रतिदिन फ्रॉड होता रहता है और आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए ऐसे कॉल से सावधान रहें। इस तरह के साइबर क्राइम फ्रॉड से बचे रहने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, 20 अक्टूबर 2024 बीते कुछ ही दिनों पहले मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मैं जब कंप्लेन करने के लिए साइबर थाना गया तो देखा कि वहां पर मैं सिर्फ अकेला कंप्लेन करने वाला नहीं था। वहां पर अनेकों लोग कंप्लेन करने के लिए ही आए थे। तो दोस्तों, आप सब समझ सकते हैं कि पूरे देश में लाखों करोड़ों लोगों के साथ प्रतिदिन फ्रॉड होता रहता है। तो आप भी इस तरह के मैसेजेज और कॉल से सावधान रहें। और चलिए अब सुनिए मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। ये बात 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार की है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि एक शहर में, मेरे नज़दीकी शहर है, जहाँ पर मेरे पिताजी कुछ सामान के जो एक व्यापारी के पास गए थे। ठीक है, एक व्यापारी के पास जाते हैं जिसका कुछ पैसा हमारे पास उधार रह गया था। उनके पास उधार देने के लिए गए और इसी बीच हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। एक्चुअली हुआ ये था कि जब वहाँ पर मेरे पापा पहुँचे और उस दुकानदार को पैसा देना था, कुछ सामान और लेने थे, शायद लिए। लेकिन जब वो पैसा देने की बारी आई तो मेरा नंबर उस दुकानदार को बता रहे थे। जैसे कोई भी होता है, बगल में बैठा होता है, चाहे थोड़ी दूर में होता है, तो किसी को नंबर देना होता है कि चलिए आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, यही बंदा जो है पैसा डालेगा आपको। तो वैसे ही पापा मेरे बता दिए नंबर। और जो नंबर बोल रहे थे तो मैंने जो पूछा पापा से तो वो बोले कि जब मैं नंबर बता रहा था तो गेट के साइड में या फिर गेट के साथ ही कोई था जो हमारे नंबर को काउंट कर रहा था, लिख रहा था। बट उस समय किसी को कहाँ पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, वो तो सब लोग अपने काम में लगे रहते हैं। ठीक है, उसी टाइम वो आदमी जो था वहां पर उस व्यापारी के साथ जो नंबर शेयर हो रहा था मेरा, वहां से उसने नंबर नोट कर लिया। पता नहीं कि उसके साथ क्या संबंध है या फिर नहीं है। हो सकता है कि वो भी कस्टमर के रूप में आया हो या फिर हो सकता है कि उनके साथ भी मिला हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। हो सकता है, संभावनाएं तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जब शहरों की बात है तो किसी पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शहरों में अक्सर ऐसा होता रहता है। तो ये कॉमन सी बात हो सकती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां से पैसा देकर जब पापा घर लौट रहे थे मेरे, तो रास्ते में उसने कॉल किया। वहां पर नहीं किया है या उसके कुछ आसपास रहने पर नहीं किया है। जब उसने, अब जब वो सारी टारगेट कर रहा है तो ये तो कंफर्म करेगा ना कि कम से कम ये डुमरांव क्षेत्र से तो बाहर निकल ही जाए, इतना तो कंफर्म करेगा। मतलब जिस बाजार से निकल रहे हैं, कहने का मतलब है कि जिस शहर में है, जिस सिटीज में है, उस सिटी से तो कम से कम बाहर हो जाए, ताकि उस अराउंड में किसी को शक ना हो। या फिर कोई अपना लोकेशन एक बना लिया होगा कि मुझे यहाँ से कॉल करना है, इनकी इतनी दूर जाने के बाद करना है। वो सब कुछ पहले से सेट कर लेता है लोग। ठीक है, तो करीब आधे दूर निकल के आ चुके होंगे तब उसने कॉल किया और बोला कि आप फलाने आदमी बोल रहे हो ना। तो किसी का भी एक्चुअली नाम लेकर आप बोलते हो ना, तो वो कहा हाँ हाँ मैं ही बोल रहा हूँ।
अब कंडीशंस कुछ ऐसे थे कि जो व्यापारी का नंबर था उसके ठीक सिमिलर नंबर से उसने कॉल किया था। ठीक सिमिलर नंबर, आप समझ रहे हो ना। जैसे स्टार्टिंग का अंक जो है, जैसे मानकर चलो स्टार्टिंग का अंक उनका भी 90 है या 91 है, लास्ट में 40 है उसका भी और 40 है उसका भी। तो ठीक सिमिलर नंबर, एकदम मिलता जुलता नंबर से कॉल किया, तो पता ही नहीं चलेगा कि यार कौन बोल रहा है। और ऐसे में क्या होता है कि अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। ठीक है। और वो नाम लेकर बोला कि आप फलाने आदमी बोल रहे हो ना, हाँ हाँ भाई हम वही बोल रहे हैं। तो उसने इस टोन में बात किया कि पापा को लगा कि नहीं वो दुकानदार ही है। ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ फलाने आदमी बोल रहे हैं, अभी अभी आए थे। तो उसने पूछा कि अभी अभी जिस नंबर पर आपका लड़का जो पैसा डाला था ना, उसी नंबर पर पैसा डालना है। मेरा कस्टमर है एक जिसके पास मेरा कुछ पैसा फंसा हुआ है और वो आपके लड़के के पास डाल रहा है। मतलब मैं उसको आपके लड़के के पास डलवा दे रहा हूँ, मेरा अकाउंट में कुछ इशूज आ रहे हैं, तो इस नंबर पर डाल देना। ठीक है। पापा को लगा कि अभी तो मैं उससे मिलकर ही आ रहा हूँ, ये तो ठीक है वही है ये है, तो कोई बात नहीं हम डलवा देते हैं। पता नहीं मुझे तो मालूम नहीं कि पापा से उस समय नंबर मांगा था या नहीं मांगा था मेरा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसे नंबर मांगने की ज़रूरत पड़ा हो, क्योंकि वो तो पहले ही मेरा नंबर काउंट कर लिया था। मतलब अपने पास उस नंबर को रख लिया था, लिख लिया था। मेरा नंबर उसके पास पहले से था। मैं जहाँ तक समझ पाया, पापा को कन्विंस करने के बाद मेरा फ़ोन पहले ही मिला चुका था। ठीक है। और डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस कॉल पर मेरे और मेरे पापा को बात करवा दिया और कहा कि लीजिए आपका लड़का, मैंने खुद सुना, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और वो आपको सुना दूंगा। ठीक है। पहले आपको रिकॉर्डिंग ही सुना देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। हेलो। हाँ चेक करना कितना है। जो आपका व्हाट्सएप है ना। हाँ 25,000 दिखा रहा हूँ। हाँ मैं बोल तो आप फोन पे चलाते हो। फोन पे हाँ फोन पे चलाते हो। मैं आपको एक नंबर बोल रहा हूँ, उस पे ओनली 10,000 रुपये डालना है, जो बाकी बचेगा ना 15, उससे 1-2 दिन में ले लूंगा मैं, ठीक है ना। तो 2 दिन में। हाँ हाँ एक नंबर लगाना 93। आज नहीं डालना है तो आज डाल दो पूरा, कोई बात नहीं। आप ऐसा करना इसमें से 23,500 डाल देना। तो जैसे कि आपने रिकॉर्डिंग में सुना, बिल्कुल सेम उसी तरह से उसने कहा कि आपका लड़का लाइन पर है, आप बात कर लीजिए। ठीक है। तो बात हमने किया। तो भाई मानकर चलिए कि जब आदमी जान पहचान का होता है तो कोई मना नहीं कर पाता है एक्चुअली। ठीक है। तो मेरे तो वो पापा थे, मैं कैसे मना कर सकता भाई। और उनको उन पर विश्वास है। मैं तो वैसे, वो भी दुकानदार अगर मेरे को डायरेक्टली कॉल करता ना कि हम अपने कस्टमर से आपके पास पैसा डलवा देता हूँ, आप मेरे पास डाल देना, तो मैं डायरेक्टली मना कर देता। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे कैसे देख चुका हूँ और ऑलरेडी कई वीडियोज ऐसे मेरे सामने आते रहते हैं, यूट्यूब पर मैं देखता रहता हूँ, ऐसे वीडियोज मिलते रहते हैं जो अवेयरनेस वीडियो के रूप में भी आता है। कई लोगों के बहुत सारे पॉपुलर्स लोग हैं जो इस तरह के अवेयरनेस वीडियो पहले से दे रखा है और नई नई घटनाएं हर रोज़ देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों को मैं डायरेक्टली मना कर देता हूँ कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे बैंक लिमिटेड है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये सारी सारी चीज़ें मैं नहीं करता। बल्कि आप बैंक में पेमेंट करवा लो, चाहे किसी और से करवा लो, चाहे जो भी हो, मैं नहीं करता, मैं डायरेक्टली मना कर देता हूँ। लेकिन ये सिचुएशंस कुछ ऐसे थे, टारगेटेड, उस फ्रॉडर ने टारगेट कुछ इसी तरह से किया था कि मैं कभी मना ही नहीं कर पाऊँ। ठीक है। तो मैं मना नहीं किया और डायरेक्टली क्या हुआ कि जब कॉल कट हुआ तो उसने पापा से बताया था कि 10-15 हज़ार रुपये में डालूंगा। लेकिन उसने डाला कितना था भैया, 25,000 का फेक अमाउंट डाला था उसने। क्या डाला था? फेक अमाउंट। फेक अमाउंट जानते हो? आपके अकाउंट में आएंगे तो सही लेकिन दिखेंगे नहीं। मजे की बात तो यह है कि वो आपके अकाउंट में आएंगे ही नहीं तो दिखेंगे कहाँ से। एक पल के लिए आपको लगेगा कि पैसा तो आ गया है, चलो ट्रांसफर कर देते हैं, कोई बात नहीं। कई लोग धोखा खा जाते हैं, उसी तरह से मेरे साथ भी हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि जब उसने पैसा डाला तो मैसेज आए। आप भी जानते हो कि कोई भी पैसा डालता है तो आपके पास पहले मैसेज आती है। उसके तुरंत बाद उसने स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया। ठीक है। स्क्रीनशॉट जो भी उसने पेमेंट किया था, तो दो तरह के मेरे पास स्क्रीनशॉट शेयर किया। मैं अभी उसे स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि उसने यही चीज़ मेरे को सेंड किया था। आप देख रहे हो क्लियरली, आपको दिख रहा होगा कि इसने इस तरह के जो ये होता है ना
फ़ोन पे वगैरह के ये सारे स्क्रीनशॉट तो कुछ इस तरह के लगाए थे। मुझे लगा कि मैसेजेस भी आ गया, उसने व्हाट्सएप पर मुझे शेयर भी कर दिया स्क्रीनशॉट। तो काफ़ी लोग इससे क्या होता है क्योर हो जाते हैं कि नहीं पैसा तो आ गया है कोई बात नहीं। उसी टाइम जैसे ही मेरे पास व्हाट्सएप पर वो इमेजेस आया ना, उसी टाइम तुरंत बिना एक सेकंड गवाए उसने कॉल कर दी, कॉल करी और कहा कि फलाने नंबर पर अभी डाल दीजिए, फिर आप जहाँ बता रहे हैं वहीं पर डाल दीजिएगा। उसने बताया था कि पापा ने बताया था कि जिस नंबर पर अभी तुमने पेमेंट किया है ना उसी नंबर पर पेमेंट करना है। तो उसने कहा कि हाँ उसी नंबर पर पेमेंट करना है जहाँ पर आप पेमेंट किए हो। लेकिन क्या है ना कि मेरे एक कस्टमर थोड़ा फंस गया है, मेरा जो गया है सामान लाने के लिए, तो वो फंस गया है। उसको सिर्फ आपको 2,000 रुपये या 3,000 आपको जितना कर मतलब होता है ना एक एवरेज बता दिया कि पहले 5,000 10,000 ऐसे करके। तो उसने पहले बताया कि आप वहाँ पर 5,000 पेमेंट कर दो, बाकी के पैसा यहाँ पर पेमेंट कर देना, ठीक है। तो मैंने कहा कि देखो भाई हम तो अपना लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, थोड़ा बहुत पैसा हम भेज सकते हैं लेकिन पूरा पूरा पैसा आज नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि नहीं 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 ऐसा कीजिए कि आप पूरा पैसा नहीं कर रहे हैं तो इनके पास अभी मत कीजिए, ठीक है। जिनके पास करना था पेमेंट, जो मैंने पहले पेमेंट करी थी, तो बोला कि उनके पास मत करिए क्योंकि इनके पास आप करिएगा तो फिर ये बेचारा फंसा रह जाएगा। कुछ ऐसा अर्जेंसी क्रिएट किया वो, इस तरह से कन्विंस किया कि समझ ही नहीं आया कि वो क्या करना चाह रहा है। मैंने कहा कि मेरे पास पैसा आ ही गया है तो भाई उसका पैसा है और वो जहाँ कहेगा तहाँ डाल देंगे, क्या दिक्कत है भाई। इस पूरे प्रोसेस में मुझे एक बात समझ में नहीं आया, उसे आगे कवर करते हैं। मुझे एक बात बाद में समझ में आई, आया लेकिन बाद में समझ आई, उसे आगे हम आपको कवर करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि मैंने कहा ठीक है भाई तुम्हारा पैसा है, जहाँ कहो वहाँ डाल देते हैं। तो उसने मुझे एक नंबर दिया। तो क्या हुआ कि उसने जब नंबर दिया तो मैं उसे डायरेक्टली, उसने बताया कि आप उसे गूगल पे पर चाहे फ़ोन पे पर, गूगल पे पर तो नहीं शो करता है लेकिन फ़ोन पे पर उसे जिस नंबर को भी आप डालोगे ना, जैसे ही उसमें नंबर ऐड करोगे तो जिसके नाम से अकाउंट है उसका नाम आ जाता है। तो मैंने नाम देखा तो सोचा कि ये तो यूपीआई है भाई, यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर कई बार पैसा फंस जाता है। तो मैंने कहा कि मैं तो आज का लिमिट क्रॉस कर चुका हूँ क्योंकि पहले ही मैं 8,000 रुपीज़ मैंने सेंड कर दिया था, लगभग 8,000 रुपीज़ सेंड कर दिया था। तो मैंने देखा कि जब 8,000 सेंड कर दिया हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2-2,500 रुपये, ठीक है, सेंड कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि उससे कहा कि देखो भाई मैं यूपीआई से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यूपीआई से ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम आएगी, एरर आ जाएगा। एक काम करो तुम अपना अकाउंट नंबर दे दो हमको, अपना अकाउंट डिटेल्स दे दो, मैं उससे तुम्हें पेमेंट कर देता हूँ। तो क्या हुआ कि उसने जब अकाउंट की बात मैंने की तो थोड़ा सा घबराया, ऐसा लगा कि जैसे मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मांग लिया। तो उसने कहा कि आप ऐसा करो कि आप एक बार ट्राई करो, पेमेंट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम आपको अकाउंट दे रहे हैं। तो क्या हुआ कि मैंने कहा कि देखिए पेमेंट तो मैंने कर दिया है, अभी किया नहीं था, मैंने किया नहीं था अभी, लेकिन मैंने कहा कि मैंने कर दिया है, किया है लेकिन हो नहीं रहा है, एरर बता रहा है, आप अकाउंट नंबर दे दो हमें, हम उस पर आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मैं भी यही सोच कर कहा था कि हो सकता है कि फ्रॉड हो क्योंकि इतना जोर लगा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा संदेह हुआ। हो सकता है कि कुछ ऐसा वैसा हो तो यूपीआई से अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसा फंस भी जाता है तो गूगल पे आपने देखा होगा कि गूगल पे क्या करता है कि आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आपका पैसा फंस जाता है सर्वर की वजह से, तो उस पैसा को या तो उधर करता है या फिर इधर करता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसे 4 से 5 दिन, कभी कभी 1 सप्ताह भी ले लेता है। मैक्सिमम 3 से 4 दिन ही, 3 दिन 4 दिन लेता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 1 वीक भी ले लेता है। मेरा पैसा ऐसा फंसा है और ऐसा उसने किया है, और अधिकतर मामले में तो 3 दिन के बाद वापस कर देता है, लेकिन कभी कभी 7 डेज भी ले लेता है। तो मैंने कहा कि अकाउंट नंबर दे दो भाई, हम अकाउंट नंबर से डाल देते हैं तुमको। अकाउंट नंबर पर मैंने पहले उसे 10,000 सेंड किया, नहीं लिया। फिर मैंने उसी को यूपीआई से ट्रांसफ़र किया, मैंने यहाँ पर आपको पोस्टर लगा दिया है, आप देख सकते हो कि मैंने कैसे कैसे, आप पूरे डिटेल्स में इसे बताएंगे तो काफ़ी वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। लेकिन फाइनली उसने कहा कि चलो, मैंने उसे बताया, मैंने उसको कहा कि देखो भाई एरर बता रहा है और ये पेमेंट हो नहीं पा रहा है, ये बात आया ही नहीं कि कुछ मेरे अकाउंट से ऐसा वैसा हो सकता है। तो मेरे दिमाग से तो वो ख्याल पहले ही निकल चुका था।
ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एरर आ रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा जो एक इमरजेंसी काम है उसे ही आप संभाल दो, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी है डालना, पैसे की बहुत ज़रूरी है। अर्जेंसी क्रिएट किया, इस तरह से क्रिएट किया जैसे मान लो कोई सीरियस हो, समझ रहे हैं, सीरियस मैटर उसने बताया, और कहा कि वहाँ पर आप सिर्फ 2000 डाल दो और उसके बाद कल पेमेंट कर देना। मैंने कहा ठीक है, कल पेमेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले वो उसने कहा कि आप एक काम करो कि आप अगर किसी और से डलवा सकते हैं तो डलवा दीजिए हमको, ठीक है। आप उसे कैश रखे हैं तो कैश दे दीजिए, कैश दे के डलवा दीजिए। मैंने कहा कि अलग से पेमेंट करवाएंगे तो भाई लोग चार्ज लेगा। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे अर्जेंसी है, 200-400 रुपये के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम दे देंगे। मेरे दिमाग में एक पल के लिए थोड़ा सा डाउट तो आया कि अरे यार, ऐसा तो कोई करता ही नहीं है। तो एक बात दिमाग में और आई कि हो सकता है ज़्यादा पैसे वाला हो और इसकी पैसा अभी अर्जेंसी क्रिएट करता है, तो कोई भी कर देता है। वो क्या होता है ना कि कोई इमरजेंसी में फंसा रहता है तो भाई चाहे जैसे हो जाए 100-200 रुपये देकर भी करवा लेता है अपना काम, कोई बात नहीं है। मैंने खुद करवाया है। तो क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो मैंने उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। हालांकि शक हुआ मुझे कि आखिर कोई इतनी जल्दी एक शब्द पर कोई तैयार कैसे हो सकता है, क्योंकि क्या होता है ना, कई कस्टमर्स आते रहते हैं ना, तो वो कहते हैं आप इतना पैसा लोगे, ऐसे वैसे इतना ही लगता है, वहाँ तो ऐसा ही होता है, बहुत सारे के तरीके बताने लग जाते हैं कि यहाँ तो इतना ही ले रहे हैं, आप इतना लोगे। लेकिन उसने इस तरह की कुछ बात नहीं की। उसने सीधा कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे पैसे में से काट लेना। तो इससे क्या होगा कि मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, हो सकता है कि काफ़ी अर्जेंट हो। मैंने कहा कि चलो ठीक है। मैंने 2000 उसे पेमेंट कर दिया, सक्सेसफुली पेमेंट हो गया मेरा, ठीक है। 2000 पेमेंट करने के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया था। ध्यान रखिएगा कि कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करा था। मैंने उसे कहा कि देखो आप कॉल डिस्कनेक्ट करो ताकि मैं पेमेंट कर सकूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं डर रहा था कि वो क्या होता है ना कि आप कॉल पर हो और पेमेंट कर रहे हो तो पैसा फंस जाता है। कई बार होता है ऐसा कि आप कॉल पर हो और पेमेंट कर रहे हो तो पैसा एरर बता देता है, पेमेंट नहीं हो पाता है। तो मैंने उसे कहा कि आप कॉल डिस्कनेक्ट करो, मैं आपको पेमेंट करता हूँ, ठीक है। तो उसने कहा कि आप जैसे ही पेमेंट कर देना मुझे स्क्रीनशॉट करके सेंड कर देना। तो जिस व्हाट्सएप पर जिस नंबर से उसने मुझे अपना जो स्क्रीनशॉट शेयर किया था उसी पर मैंने सेंड कर दिया। तो वो कंफर्म हो गया, भैया इसने तो पैसा डाल दिया है, ठीक है। उसके पास इंफॉर्मेशन मिल गई। मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने मुझे इस तरह से कन्विंस कर लिया था कि मैं इस बारे में सोच ही नहीं पाया। और टारगेट कहाँ से किया था ये आप समझ लो, टारगेट कहाँ से किया था, मुझे नहीं। मुझे डायरेक्ट कॉल करता तो मैं तो उसे मना कर देता, लेकिन टारगेट किया था मेरे पापा को, क्योंकि उसे शायद इस बात का इल्म था कि अगर ये आदमी अपने लड़के को कहेगा तो वो मना नहीं करेगा। अब कैसे उसे पता था क्या था मुझे तो नहीं पता, ठीक है। तो उसने इसी तरह से टारगेट किया था। मैंने पेमेंट कर दी, फिर भी उसने उसी टाइम कॉल किया और वो कहा कि एक काम करिए, ये तो ठीक है, उसका जो काम है संभल जाएगा इतना, लेकिन आपके पास अगर कैश है तो आप किसी से पेमेंट करवा दीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल तो देना ही है। तो मैंने कहा कि मेरे पास कैश वैश तो है नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ कैश। तो कहा कि देखिए कोई अगर कोई डाल दे आपके समीप में हो तो। मैंने कहा कि देखिए मेरे पास ऐसा कोई जान पहचान का नहीं है जो डाल सके। मैंने सारी बात बता दी उसे, पक्की ये खबर लगी कि नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ कि उसने कहा कि अच्छा ठीक है, कल पेमेंट कर दीजिएगा। लेकिन वो पूरा कोशिश कर रहा था कि आज तुम भैया कैसे हूँ पेमेंट कर दो 25,000, पूरे 25,000 का मोटिव था। अब आप समझ रहे हो कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा होता या फिर मैं इस पेमेंट करने में सक्षम होता, ठीक है। कहने का मतलब कि मैं अपना लिमिट क्रॉस नहीं किया होता, मैं पहले से पेमेंट नहीं किया होता तो उसको पेमेंट जाती और वो पूरे 25,000 का फ्रॉड कर लेता। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा था ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही पेमेंट कर रखा था। अगर इतना पैसा मेरे अकाउंट में होता तो बहुत बुरी तरह से फंस जाता मैं, समझे। दूसरी बात कि मैं एक दो लोगों को भी कॉल करके उनसे पूछा कि अगर पैसा है तो ट्रांसफ़र कर दो, मैं कल दे देता हूँ। इससे पहले मेरे दिमाग में एक भी बार वो आने नहीं दिया, आया नहीं, ये बात कहना थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन वो यही करके टारगेट कर रहा था कि इसके दिमाग में ये ना आए कि वो अकाउंट चेक कर ले, क्योंकि उसे पता था
मुझे तो नहीं पता था, लेकिन उसे पता था कि यदि इसने गलती से भी अकाउंट चेक कर लिया और इसे संदेह हो गया तो मेरी तो बन गई। ठीक है, तो वो इस बात पर कंट्रोल कर रहा था कि मैं अपना अकाउंट चेक ना कर लूँ, इसीलिए वो मुझे हर पल कनेक्ट करके रखता था और कुछ ना कुछ इस तरह के आइडिया देता था कि आप ऐसे करो, वैसे करो, इस तरह से करो, ऐसे पेमेंट करने की कोशिश करो, हो जाएगा। मतलब उलझा के रखा था कि आप पेमेंट कर दो। मैंने उसे फाइनली पापा के पास फ़ोन किया और कहा कि ये कौन आदमी है यार, इतना परेशान कर रहा है पैसे के लिए। जिसके पास पैसा पेमेंट करना था उससे हम अच्छे तरीके से जानते हैं, उसे यदि एक दो दिन ठहरने के लिए बोल दें तो वो रुक जाएगा, ऐसा इंसान है। लेकिन वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाद में पापा कॉल करके उनसे पूछें तो वो बोल रहे हैं कि देखिए भैया, चक्कर कुछ और है। थोड़ा संदेह हुआ हमको जब पापा ये बात बोले कि तुम अभी पेमेंट मत करना, मैं कंफर्म होकर बता रहा हूँ तब पेमेंट करना। हमको शक हो गया कि भैया काम गड़बड़ हो गया। तब तक मैं 2000 रुपीज़ का पेमेंट कर चुका था। और ये बात जैसे ही मेरे दिमाग में घर करी, मैंने तुरंत अकाउंट चेक किया। अकाउंट चेक किया, लेकिन क्या हुआ ना कि उससे पहले मैंने जब अकाउंट चेक किया था तो मुझे लगा ऐसा कि अकाउंट में पैसा आया है। पापा ने तुरंत कॉल किया उसी टाइम, मैं जब अकाउंट खोल रहा था तभी मैं करीब करीब पासवर्ड एंटर करने वाला था। तभी पापा ने फिर से कॉल किया और कहा कि ये फ्रॉडर हैं। दुकानदार ने बताया कि ये फ्रॉडर हैं, हो सकता है कि वो फ्रॉड कर सकते हैं, तो कुछ देर के लिए मोबाइल बंद करके रख दो। मैं एंटर करने से पहले ही पासवर्ड एंटर करने जा रहा था अपना अकाउंट चेक करने के लिए, लेकिन उस समय पापा फ़ोन किए तो मैं क्या किया कि उसे बैक कर लिया, तुरंत बैक करके, और मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। शायद हो सकता है कि पेमेंट ना हो या फिर मेरा अकाउंट खाली ना हो। ठीक है, मैं इस प्रोसेस को क्या किया कि स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल, तो प्रोसेस तो बंद हो जाएगा। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मुझे बेवकूफ़ बना दिया और मुझे से पेमेंट ले लिया। और इस पूरे प्रोसेस में देखो, कमाल की बात तो ये है कि उसे ना मेरे पासवर्ड की ज़रूरत पड़ी और ना ही ओटीपी की ज़रूरत पड़ी और ना ही किसी लिंक पर शेयर करवाया और क्लिक करवाया और ना ही कोई पिन की ज़रूरत पड़ी, और वो दिमाग से दिमाग को खेल गया। तो बात समझ में आ रही है ना कि मैं क्यों कह रहा था कि ओटीपी की भी ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नया तरीका से ये फ्रॉड चल रहा है। आपको इस तरह से कनेक्ट करके आपके माइंड में ऐसे ऐसे चीज़ भर देंगे, ऐसे कन्वेंस कर देंगे कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है। और जब तक आप समझ पाओगे ना कि आपके साथ क्या हो रहा है, तब तक भैया बत्ती गुल हो चुकी होगी। समझ रहे हो ना, बत्ती गुल हो गई और बाजीगर बाजी मार कर लेकर चला गया। ठीक है, तो मैंने घर पर तो मैंने मोबाइल तो पहले खोल ली थी, क्योंकि मैं बाज़ार में ही था, अपने बाज़ार पर आ गया था, वहाँ से चल के दुकान से चल के आ गया था। तो बीच रास्ते में मैंने मोबाइल खोली थी और ये सारी सेवाएं चालू हो गया। आप जानते हो इंटरनेट वगैरह सब चालू हो जाता है। तो मैं जब घर में आया और पापा से पूछा तो उन्होंने बताया कि दुकानदार ऐसा ऐसा कह रहा था कि जो यहाँ शहर में है बहुत सारे के क्राइम चल रहे हैं, फ्रॉड चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ऐसे चक्कर में फंस जाओ, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो मुझे इसी टाइम वो बात याद आई कि अरे यार, मैंने तो अकाउंट चेक करने जा रहा था, चेक ही नहीं किया, अभी चेक कर ले रहा हूँ। तो क्या हुआ ना कि मैं उसी टाइम फटाफट अपना अकाउंट खोला और चेक किया तो पता चला कि पैसा गायब है। लो भैया, गया काम से। अब पता चला कि पैसा गायब है। जब सारी चीज़ मैंने फिर से रिन्यू किए और सारी डिटेल्स चेक किए तो समझ में आई कि भैया गड़बड़ हो गया। और ये पेमेंट किसी ने उड़ाई नहीं है, मुझसे कन्वेंस करके पेमेंट करवाई गई है। समझ लो, कभी ऐसे चक्कर में फंसता नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा गेम खेला गया कि गया भैया। हालांकि ज़्यादा नहीं गया है, 2000 रुपीज़ गया है, लेकिन अगर वो लिमिट मैंने क्रॉस नहीं की होती तो वो सारा का सारा पैसा उसके पास होता। और मेरे साथ ही नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी हो रहे हैं। आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे ना तो आपको लाखों करोड़ों लोगों के ऐसे केसेस देखने को मिल जाएंगे। अभी अभी दिल्ली के कुछ क्या बोलते हैं ये, मुंबई दिल्ली में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर भारत सरकार ने 72 करोड़ रुपए फ्रॉड के
अकाउंट्स में जो थे और उन्हें सीज करके अभी भी रखा है। ये अमाउंट तो इससे भी ज़्यादा था, लेकिन इससे पहले पहले जो भी अमाउंट सीज हुआ था वहाँ पर, बैंक में सीज हुआ था, उसमें से करीब 52 करोड़ रुपए जिनके पैसे थे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी 72 करोड़ रुपए के आसपास उसमें अभी भी सीज है, यानी कि उसे रोक दिया गया है। मैं इस घटना से वाकिफ़ हुआ उसी दिन सुबह मैं गया क्राइम ब्रांच अपने थाना क्षेत्र में, जो मेरा ज़िला है वहाँ पर ही साइबर क्राइम थाना है। तो मैं वहीं पर गया और डायरेक्टली वहाँ संपर्क किया। संपर्क करने के बाद वहाँ पर एफआईआर करवाई और उसके बाद मैंने रिपोर्ट करवाया, ठीक है। पूरा दिन मेरा उस दिन तो ख़राब ही चला गया, मतलब पूरा दिन इस सारे प्रोसेस को करने में लग गया, क्योंकि उनके जो नंबर होते हैं आप घर पर भी रहकर कर सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं है तो कैसे करोगे, जाना ही पड़ेगा। तो अच्छा है कि आप अपने नज़दीकी साइबर क्राइम थाना से संपर्क करें। तो होता है एक अलग उनका ब्रांच ही होता है साइबर थाना, सेवाएं दी जा रही हो तो आप वहाँ पर कंप्लेन दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप घर बैठे भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, लिखवा सकते हैं 1930 पर कॉल करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से आपको एक ईमेल आएगा, लॉगिन आईडी मिलेगी। तो लॉगिन आईडी को दे दीजिएगा तो वो मॉडिफाई कर देता है। अब मॉडिफाई कर देगा तो 10 दिन 15 दिन जो भी थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में है तो थोड़ा समय तो लगता है। तो 10 दिन 20 दिन के बाद वो क्या होता है कि जिस अकाउंट में पैसा गया है वो अकाउंट सीज हो जाता है, यानी कि उसका पैसा फ्रीज कर दिया जाता है, वहीं पर रोक दिया जाता है, कोई निकाल नहीं सकता है उसको। ना तो अकाउंट वाला निकाल सकता है और ना ही डालने वाला निकाल सकता है, यानी कि उस पर रिपोर्ट लगाई जाती है, पूरी तरह से उसे सील कर दिया जाता है। जैसे कोई अकाउंट सील कर दिया जाता है तो कुछ खोला नहीं जा सकता, निकाला नहीं जा सकता, इस तरह का प्रोसेस उसमें होता है। तो क्या होता है कि अब उसे सिर्फ आरबीआई निकाल सकती है जिसने उस अकाउंट को सीज किया है, ठीक है। और वो पैसा सेफली जिसका अमाउंट है उसके पास आरबीआई क्या करती है, पहुंचा देती है। तो मैंने ये सारी कंप्लेन पूरे कर दिए हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल कुछ ही दिन हुए हैं वहाँ पर जिनके पास मैंने कंप्लेन किया था साइबर थाना में, तो उन्होंने मुझे लॉगिन पासवर्ड बाकी से वगैरह सारी चीज़ें दी और कहा है कि 10 दिन के बाद आके आप अपना चेक करवा लेना, ठीक है। 10 दिन के बाद जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। सो दोस्तों, ये अवेयरनेस वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि इस तरह की फ्रॉड से वो भी बचें और अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि आज के ज़माने में ये बहुत ही क्रिटिकल हो गया है। किसी के साथ भी हो सकता है, ये नहीं समझ लेना कि मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ नहीं होगा, हो सकता है।